रेफरीज ऊपर बैठे हुए मैच की करंट सिचुएशन असेस कर रहे थे। सुलिंग के दोनों पेट्स बुरी तरह सीरियसली इंजर्ड हो चुके थे और पूरी तरह कंट्रोल थे। अब बस ओपोनेंट के अगले मूव का इंतजार था। इस हालत में टर्न द टेबल्स करना लगभग इम्पॉसिबल था और सबसे बड़ी बात, उसने साफ साफ इनिशिएटिव लेकर सरेंडर कर दिया था। रेफरीज ने वो सुना भी था, लेकिन उन्होंने चुपचाप स्टारी स्काई की तरफ देखा। वहां जा वूजी ने सिर्फ अपनी इंडेक्स फिंगर हिलाई, सिर हल्का सा झटका, मतलब साफ था मैच यहीं स्टॉप नहीं होना चाहिए। दो रेफरीज जो पहले ही स्टारी स्काई से पैसे खा चुके थे, सुलिंग की सरेंडर को इग्नोर कर गए। उन्होंने बहाना बनाया वो अभी भी रेजिस्ट कर सकती है और मैच कंटिन्यू करवा दी। नीचे ऑडियंस एकदम भड़क उठी। ये क्या ज्यादती है, किसने सरेंडर नहीं सुना? उसका मुंह बंद कर रखा है, क्या आप पब्लिक के भी मुंह बंद करेंगे? ये तो सीधी ऑपरेशन है। जा वूजी हाथ बांध कर खड़ा था, होंठों पर हल्की सी स्माइल। ऑपरेस करें तो क्या? उसने ठंडे लहजे में कहा। इसी दुनिया में वीक हमेशा स्ट्रॉन्ग के पैरों तले कुचले जाते हैं, तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। इतना क्यों भौंक रहे हो? उसके बगल में खड़ा येंगशा सिचुएशन देखकर सेटिस्फाइड लग रहा था। अब समय आ गया है, उसने मन ही मन सोचा, हमारी यंग लेडी के एक्शन लेने का। मून ने धीरे धीरे हेवन लीनिंग स्वॉर्ड उठाई। वो आगे बढ़ी सुलिंग की तरफ, जो टेंटिकल्स में जकड़ी हुई हवा में लटकी बेबस होकर कांप रही थी। मून की आंखों में किलिंग इंटेंट साफ झलक रहा था, लेकिन सुलिंग एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी। पूरा अरीना खामोश हो गया। ऑडियंस ने अपनी नजरें झुका लीं। कोई भी ये नहीं देखना चाहता था कि लॉन्गहैंग सिटी की आखिरी उम्मीद उनकी आंखों के सामने खत्म कर दी जाए। मून के स्वभाव को देखते हुए ये साफ था, वो सिर्फ एक सिंपल स्लैश से काम खत्म नहीं करने वाली। सबसे पहले आंखें निकालना, फिर टॉर्चर, यही उसका स्टाइल था। मुभाई खुशी से हंस पड़ा। स्टारी स्काई का विरोध करने वाले अब अपनी सजा पाने ही वाले थे। इतना मिजरेबल एंड देखकर तोंग लोंगहन और शिंद दू वोंग सन्न रह गए। एक शब्द तक नहीं निकल पाया। भले ही वो सिर्फ स्टेपिंग स्टोन्स हों, लेकिन इन स्टारी स्काई वालों के मेथड्स कभी भी अंडर एस्टिमेट करने लायक नहीं थे। सुपिंग चुपचाप अपनी छोटी बहन को देख रहा था। न उसने कुछ कहा, न कोई एक्शन लिया। कोई नहीं जानता था वो क्या सोच रहा है। शायद आज एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेट स्टोर एलजोंग बे सिटी के लिए चैंपियनशिप वापस नहीं ला पाएगा। मून की आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठा। उसने कोहनी पीछे खींची, पूरा मोमेंटम इकट्ठा किया और सुलिंग के शरीर में स्टैब करने ही वाली थी। यही वो पल था जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था, जब वो किसी चीज को मारती थी जिसे क्यूट कहा जाता है। अचानक ऑडियंस के सिरों के ठीक ऊपर से एक गोल्डन लाइट फट पड़ी। वो सीधी जाकर जजेस द्वारा खड़े किए गए रैंक 9 बैरियर से टकराई। वही गोल्डन लाइट सुलिंग को ढक गई, जो आंखें बंद किए अपनी किस्मत का इंतजार कर रही थी। और वही रोशनी हेवन लीनिंग सोर्ड की नोक पर रुक गई। उसकी आंखों से बस कुछ सीएम दूर किड ने पहले ही सरेंडर कर दिया है। एक भारी आवाज गूंजी, फर्स्ट राउंड एंड्स हियर। अपने भाई की आवाज कानों में पड़ते ही सुलिंग ने खाली नजरों से आंखें खोल दी। उसने देखा सुपिंग अपने नंगे हाथों से हेवन लीनिंग सोर्ड की नोक पकड़े खड़ा था, उसे रोकते हुए। एक हाथ से वो लाल तलवार की नोक थामे था और दूसरे हाथ से कब से मौजूद टेंटिकल्स को सीधे क्रश कर चुका था। उसका पूरा शरीर चमकती हुई गोल्डन स्पिरिचुअल पावर से ढका हुआ था। मून, जो अटैक के बीच में थी, रुकना स्वीकार नहीं कर पाई। उसने तलवार आगे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो जरा भी हिली नहीं। मून के हाथ में पकड़ी हेवन लीनिंग सोर्ड और स्टारी स्काई के लोग सब यही सोच रहे थे, ये आदमी अरीना में आखिर आया कब? और सबसे डरावनी बात, कोई भी नहीं जान पाया। पीछे मुड़कर देखा तो सबने पाया, जब वो अरीना में घुसा था तो उसने रैंक 9 प्रोटेक्टिव बैरियर में सीधा एक बड़ा होल छोड़ दिया था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, वो इतनी स्पीड से अंदर आया जैसे उसे कोई एफर्ट ही न लगाना पड़ा हो। उसने ऊपर हवा में तैरते जजेस की तरफ देखा और ठंडी हंसी के साथ स्नॉट किया। अब तक एंड अनाउंस क्यों नहीं किया? इतनी देर से इसे खुलेआम इग्नोर कैसे कर सकते हो? जज हड़बड़ा गए। उन्हें याद ही नहीं रहा कि फर्स्ट राउंड तो पहले ही सुलिंग हार चुकी थी। मून अब भी चुप थी। ये आउटकम वो नहीं था जो वो चाहती थी, लेकिन उसकी सारी अटेंशन, सारी क्यूरियोसिटी सामने खड़े इस नौजवान पर टिक चुकी थी। बाहर से देखने पर वो किसी आम पेट वॉरियर से अलग नहीं लगता था, फिर भी उसकी मौजूदगी में एक ऐसा ओवरवेलमिंग फीलिंग था जिसने मून के दिल में पहली बार फियर भर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सन गॉड ऊपर खड़ा हो और वो नीचे खड़ी सिर्फ एक छोटा सा बेबस इंसान हो। उसकी स्पिरिचुअल पावर की गोल्डन लाइट इतनी तेज थी कि मून साफ देख भी नहीं पा रही थी। वो है, किसी ने धीमे से कहा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेट स्टोर का ओनर सुपिंग। जाओजी ने भौहें सिकोड़ ली। दिल में सोचा, मोमेंटम बुरा नहीं है, लेकिन ये अरीना कंटेस्टेंट्स की जगह है। तुमने हमारे पेट वॉरियर को चोट पहुंचाई, रेफरी के जजमेंट में इंटरफियर किया।
क्या तुम अपनी ताकत से कमजोरों को दबाने आए हो? उसके पैरों से एक भयानक एस्ट्रल एनर्जी फैल गई। धरती कांप उठी। इतना दबाव पड़ा कि लोग खड़े तक नहीं रह पाए। घुटनों के बल जमीन पर गिर गए। सूलिंग की सांसें घुटने लगीं, लेकिन सूपिंग वो बिल्कुल शांत खड़ा रहा। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ बोला, गलत मत समझो, मैं भी बाकी लोगों की तरह बस एक नॉर्मल स्टोर ओनर हूँ। आज यहाँ इस बच्चे को अगले राउंड में लड़ने के लिए एक और पेट देने आया हूँ। सूलिंग ने मुश्किल से सिर उठाया और तभी उसने अपनी आंखों के सामने एक डार्क टैटर्ड क्लोक की परछाई फिसलती हुई देखी। बिल्कुल सही, वो सिर्फ एक छोटा सा लिटिल स्केलेटन था, एक एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड के साइज जितना, जिसने डार्क ब्लैक क्लोक पहन रखा था, बिल्कुल किसी नाइट की तरह। कब से वो सूलिंग की सुनी आंखों के सामने खड़ा था, ये किसी को पता नहीं चला। सूलिंग ने आज तक इस स्केलेटन को कभी लड़ते हुए नहीं देखा था, लेकिन जिस दिन सूपिंग ने स्कूल में टीचर के तौर पर पहली बार पद संभाला था और उसी दिन लेक्चर हॉल में उसने एक लंबी सी स्लैश खींच दी थी, तभी से उसके भाई ने अपनी बहन की जिंदगी इसी के हवाले कर दी थी। जाओ वूजी ने तुरंत पहचान लिया, यही वो लड़का है जिसने अभी ऑडियंस के लिए एक हिट झेला था। वो गरज कर बोला, हे, रेफरी में इंटरफियर करना एक बात है, लेकिन अपनी वॉर पेट को सीधे कंपटीशन में उतार देना। ये मत सोचो कि हम चुप बैठे रहेंगे। स्टारी स्काई की ताकत को सीधे ललकारना और खुलेआम एक पेट को मैदान में छोड़ देना, ये साफ साफ पब्लिक ऑपोजिशन था। वो लोग ऐसे ही देखते नहीं रहने वाले थे। विशाल कंपटीशन फील्ड के बीच सू भाई बहन और वो लिटिल स्केलेटन तीनों मिलकर बस 3 छोटे से काले बिंदु लग रहे थे। सुपिंग ने ठंडी आवाज में कहा, मेरी स्टोर में पेट रेंटिंग सर्विस है। हालांकि ये लिटिल स्केलेटन मेरा है, लेकिन मिस लिंगू ने इसे रेंट किया है। मैं बस इसे उस तक पहुंचाने आया हूँ। कहते हुए सूपिंग ने नया साइंड कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में समन किया और अपनी छोटी बहन को थमा दिया। फिर शांत सा मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे हेवनली स्वॉर्ड क्लैन ने भी तो किसी को तलवार लेकर सीधे मैदान तक पहुंचाया था, है ना? श्याओ वूजी बहस में कमजोर था। बस इतना सुनते ही गुस्से से दहाड़ उठा, बस करो, तुम बहुत शेमलेस हो। यिंगशा ने ठंडी हंसी हंसी, मान लेते हैं ये बात किसी तरह कन्विंसिंग है, लेकिन तुम खुद मैदान में घुसे और हमारी यंग लेडी के वॉर पेट को चोट पहुंचा दी। अब बताओ इसका हिसाब कैसे चुकाओगे? सिंपल। सूपिंग ने सीधे मून के वॉर पेट्स की ओर इशारा किया और बोला, जब तुम्हारी यंग लेडी के पेट्स अब लड़ने लायक नहीं रहे तो क्यों ना उन्हें रिट्रीट करा दिया जाए और उनकी जगह अपने 2 वॉर पेट्स उतार दो। नंबर मायने नहीं रखता। सूपिंग की मुस्कान धीरे धीरे सिनिस्टर हो गई, क्योंकि असली मकसद यही है, तुम्हें कन्विंसिंगली लूज करवाना। स्टारी स्काई को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला था कि ऊपर बैठे 5 ग्रेट फैमिलीज के बूढ़े लोग एक साथ हंगामा करने लगे। इतना घमंड, क्या इसे पता भी है ये क्या बोल रहा है? स्टारी स्काई के वॉर पेट मास्टर को चैलेंज कर रहा है और कह रहा है नंबर मैटर नहीं करता। थोड़ा सा फायदा मिला नहीं कि हवा में उड़ने लगा। लगता है हमें खुद हाथ गंदे करने की जरूरत ही नहीं। ये बच्चा तो पक्का मरा हुआ है। बातें सुनने में भले अच्छी लगें, लेकिन स्टार स्काई को चैलेंज करने की हिम्मत करना, उसके लिए एबिलिटी भी स्टार स्काई लेवल की होनी चाहिए। स्टारी स्काई के मेंबर्स ने अपनी गोल्डन ऑरेंज स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से रिलीज की, जो उठकर हाइफिंग शिया को चारों तरफ से ढकने लगी। उधर जा वूजी की पर्पल कलर्ड स्पिरिचुअल एनर्जी आसमान की ओर उठी, उसके चारों ओर घूमती हुई। दोनों ने अपने सिर के ऊपर समनिंग स्पेसेस खोल दिए। 3 ऑरेंज 2 पर्पल, हर एक बेहद विशाल। स्पष्ट था ये लोग अपने सारे ट्रम्प कार्ड पेट्स एक साथ बुला रहे थे। ऑरा इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। ये मैच अब बेहद डरावना हो चुका था। आगे क्या होगा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। समनिंग स्पेस से एक एक करके भयानक आकृतियां बाहर निकलीं। कहीं ड्रैगन्स, कहीं वॉर हॉर्सेस, कहीं ट्राइडेंट पकड़े बीस्ट, कहीं फैंग्स और सोर्ड्स वाले स्नेक टाइप मॉन्स्टर्स। हर तरफ एक साथ भयानक आवाजें गूंज उठीं। बूम! वो सब ऊपर से कूदे और लैंडिंग के साथ ही रैंक 9 प्रोटेक्टिव बैरियर सीधे चकनाचूर हो गया। हर एक पेट रैंक 9 बैटल स्ट्रेंथ की एक्सट्रीम सीमा पर था। अब ये कंपटीशन नहीं रहा, ये सीधा पावर डिस्प्ले बन चुका था। सू भाई बहन और वो लिटिल स्केलेटन उनके सामने खड़े थे, मानो छोटे छोटे इंसान और सामने चलते फिरते पहाड़। ऑरा उफान पर था। हर पेट की आंखें तेजी से चमक रही थीं। बस ऑर्डर का इंतजार था कि कब झपटें और सामने वाले को निगल जाए। मून ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने चारों ओर घुमाई। हवा उसके शरीर के पास घूमने लगी जैसे आंधी। उसने हल्के से कहा, थैंक यू अंकल यिंग, अंकल जाओ।
एक्शन लेने के लिए मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल भी फेल नहीं करूंगी और रेबल का ब्लड 3 फुट तक स्प्लैटर करूंगी, उनकी बोन्स तक शैटर कर दूंगी। स्टेज पर बैठे ऑडियंस यह सुनकर हिल गए। असुरा डीमन ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल वॉर पेट्स, और वो भी पूरे 5। लेकिन सूपिंग जरा भी वरीड नहीं था। मून की ऑप्रेसिव ऑरा के सामने भी वो सीधा खड़ा रहा, हाथ अब भी पॉकेट्स में। बस इसी क्वालिफिकेशन के साथ कोई बैटल लड़ सकता है। लिटिल स्केलेटन के साथ साइंड टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट यूज करो। सूलिंग का दिल कांप गया। वो जानती थी ये उसका ब्रदर का नंबर 1 पेट है। उसकी और लिटिल स्केलेटन की स्ट्रेंथ के बीच का गैप बहुत ज्यादा था। फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट साइन करना उल्टा भी पड़ सकता था। सूपिंग ने कुछ नहीं कहा, बस पीछे देखा। क्लिक। लिटिल स्केलेटन के पिलो में लगा रेड जेड जमीन से टकराया। वो एक घुटने पर झुका, सिर झुकाया पूरी सिंसेरिटी और लॉयल्टी के साथ, और एक हाथ सूलिंग की ओर बढ़ा दिया। प्लीज बिलीव इन मी। सूलिंग ने उस डार्क बोनी हाथ को देखा, कुछ सेकंड सोचा, फिर धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। लिटिल स्केलेटन का हाथ छोटा था, काला था और बैटल के निशानों से भरा हुआ। उसने सैकड़ों फियर्स बैटल्स लड़ी थीं। अगर सूलिंग को पता होता कि लिटिल स्केलेटन सिर्फ लड़ा ही नहीं बल्कि 7,749 टाइम्स जिया और मरा भी है, तो शायद वो उसका हाथ पकड़ने की हिम्मत भी नहीं करती। लेकिन इस पल वो उसके सामने घुटने टेक कर उसका हाथ थामता है और उसे उठाता है, जैसे वो ही उसका ट्रू मास्टर हो जिसे वो प्रोटेक्ट करेगा। उस पल सूलिंग के दिल से सारा फियर गायब हो गया। जो वॉर पेट मास्टर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वो दूर से ही अपने वॉर पेट की स्टेट फील कर सकते हैं। सिल्वर फ्रॉस्ट, स्टार मून ड्रैगन और प्रोफाउंड फ्लेम बीस्ट की कॉन्शियसनेस ठीक है कमजोर हैं लेकिन अलाइव हैं। बाद में ट्रीट करने का चांस ढूंढना होगा। लेकिन ये अजीब है, मैंने लिटिल स्केलेटन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, फिर भी मैं इसे इस स्पेस में क्यों नहीं देख पा रही। अचानक वुश, पत्थर की दरार से हवा निकलने जैसी आवाज उसके पीछे गूंजी। सूलिंग ने अपने सबकॉन्शियस में लिटिल स्केलेटन का ट्रू फॉर्म देखा। एलिमेंट्री स्कूल किड जैसी अपीयरेंस के उलट वो वहां एक तरफ का रूलर बनकर खड़ा था। उसका ओवरवेलमिंग ऑरा आसपास की हवा को ढक रहा था। सूलिंग ने निगलते हुए उसकी ओर देखा। क्या ये सच में मेरे ब्रदर का कॉन्करिंग वॉर पेट है? एक स्किनी सा लिटिल स्केलेटन डार्क ब्लैक रोब में सीधा खड़ा था, जिसे फियर नाम की चीज पता ही नहीं थी। होस्ट की आवाज गूंजी, बिगिन द सेकेंड बैटल। अगर सूलिंग इस बार भी लूज करती है तो मून ऑटोमेटिकली लॉन्गहस एलिट लीग की चैंपियन बन जाएगी। अरीना के चारों ओर रैंक 9 वॉर बीस्ट्स गुर्राए और उनकी सांसों से हवा कांप उठी। धमकी भरे एटीट्यूड के साथ वो आगे बढ़े, जिससे सूलिंग एक पल के लिए वहीं फ्रोजन हो गई। पहले ही वानासुर डीमन ड्रैगन उसे स्ट्रगल करा चुका था और अब सामने पूरे 5, वो भी उससे हायर रैंक के। क्या उसके पास जीतने का कोई चांस था? और मून, जिसका पूरा शरीर स्पिरिचुअल एनर्जी से जल रहा था, आंखों में सिर्फ किलिंग इंटेंट, क्या वो सच में जीत सकती थी? उसके हाथ में क्लियर हेवनली सोर्ड चमकी, सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन और प्रोफाउंड फ्लेम बीस्ट का ब्लड लगा हुआ था। बिना एक पल सोचे सूपिंग ने देखा कि उसकी यंगर सिस्टर वरीड हो रही है। वो सीधे अरीना से बाहर कूद गया, लेकिन जाते जाते टेलीपैथी से सूलिंग तक आवाज पहुंचाई, किसी भी चीज की वरी मत करो, बस ऑर्डर दो, बाकी सब लिटिल स्केलेटन पर छोड़ दो। जैसे ही वो कॉम्बैट रेंज से बाहर गया, मून की तेज आवाज अरीना में गूंजी, अटैक! सभी वॉर पेट्स एक साथ रश करो, इन दोनों लिटिल वंस को एक ही बार में रोस्ट कर दो। ड्रैगन्स और स्नेक्स क्लाउड्स में उठे। हर एक ने अपना मुंह फैलाया, तैयार होकर फाइनल मूव अनलीश करने के लिए, ताकि अरीना में खड़े उन 2 टाइनी ब्लैक डॉट्स को एक ही झटके में खत्म कर दें। सूलिंग ने अपनी फाइटिंग स्पिरिट वापस खींची। उसने कमांड दी, लिटिल स्केलेटन टेक द मूव। वो सिर हिलाता है, उसके माथे पर कोई आईब्राउज नहीं, बस ठंडा कॉन्फिडेंस। जैसे ही सूलिंग का आदेश पूरा हुआ, वो उसी पल गायब हो गया। अनडेड ब्लिंक, पूरा शरीर टेलीपोर्ट होकर सीधे सबसे पास खड़े रेड ड्रैगन के सामने। बूम! उसका सिर सीधे ड्रैगन के फोरहेड से टकराया। फोर्स इतना भयानक था कि ड्रैगन का चेहरा डिफॉर्म हो गया, कई दांत हवा में उड़ गए। उसे समझने का मौका भी नहीं मिला कि हुआ क्या। बजर्क स्टेट में लिटिल स्केलेटन ने अपनी चिप्ड बोन ब्लेड घुमाई, स्लैश! एक ही स्ट्राइक में रेड ड्रैगन का सिर बीच से स्प्लिट। दिमाग साफ दिख रहा था, हर तरफ ब्लड स्प्लैटर टमाटर की तरह उछलता हुआ। सीन इतना ग्रूसम था कि अरीना सन्न रह गया। मून की भौहें झटक से सिकुड़ गईं। टू फास्ट, मैं इसकी मूवमेंट्स देख ही नहीं पा रही। पर्पल हेड और सिल्वर हेड दोनों शॉक में आंखें फाड़े देख रहे थे।
एक्सट्रे एमे 9th स्टेज के करीब पहुंचा वॉर पेट एक ही सोर्ड में खत्म। बाकी वॉर पेट्स अपने साथी को मरते देख झुंड बनाकर लिटिल स्केलेटन पर टूट पड़े, हथियार उसकी पीठ की ओर। लेकिन लिटिल स्केलेटन ने पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं समझी। वो बस आधे मोड़ में घूमता है और एक और स्लैश इतनी तेज, इतनी क्लीन कि ब्लड को छलने तक का टाइम नहीं मिला। मैसिव आर्म्स हवा में उड़ गए। उनके होश में आने से पहले ही लिटिल स्केलेटन फिर मुड़ा, उसकी आंखों से रेड लाइट चमकी, उसने डिस्टेंस बनाया और फिर बूम, एक और स्लैश। 2 वॉर पेट्स सीधे मिंस्ड मीट के ढेर में बदल गए। तभी एक ड्रैगन शेप्ड वॉर पेट अपना मुंह खोलता है, सांप जैसी लंबी टंग निकालकर सीधे लिटिल स्केलेटन की ओर। उसने 9th रैंक प्रोफाउंड डीमन इटर्नल गेज अनलीश किया, लेकिन लगता था इस क्रीचर ने काफी टाइम से दांत ब्रश नहीं किए थे। बदबू इतनी ज्यादा थी कि लिटिल स्केलेटन ने स्लैश करना भी जरूरी नहीं समझा। उसने गहरी सांस ली, सीधे लंग्स तक, और फिर एक जबरदस्त रोर किया। आसमान और जमीन दोनों कांप उठे। उस रोर में इतनी पावर थी कि पूरा का पूरा डीमन सोल्जर्स का लीजन उड़ाया जा सकता था। वॉरेट्स के शरीर से मांस ऐसे उड़ गया जैसे कभी था ही नहीं। कोई डिफिकल्टी नहीं थी। अब वो वैरेट म्यूजियम में टंगे डायनासोर स्केलेटन से अलग नहीं था। एमो के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था वो एक पल में स्टन्ड एक्सप्रेशन में बदल गया। मांस के ढेर सीधे उसके सामने गिर पड़े। एक 9th स्टेज वैरेट सिर्फ एक रोर से मारा गया। ये लिटिल स्केलेटन आखिर किस लेवल का सेंट है? वो होली लिटिल स्केलेटन जमीन पर उतर चुका था और उसी पल लास्ट वैरेट का थ्रोट कट कर दिया। उसका किलिंग इंटेंट इतना डरावना था कि मून कांप गई। उसने पलटकर देखा, लेकिन उसकी स्पीड के सामने कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। श्यावुजी और यूइंगशिया समझ गए वो क्या करने वाला है। उस पल उनके दिल में सिर्फ डर था। उन्होंने चिल्लाकर अपनी यंग लेडी को सावधान किया, बी केयरफुल। मून मुड़ी और उसी पल लिटिल स्केलेटन की स्लैश सीधे उसकी चेस्ट पर, हर तरफ ब्लड स्प्लैटर। लिटिल स्केलेटन ने पलक तक नहीं झपकाई, हालांकि उसके पास आईलैशेस भी नहीं थीं। क्लियर हेवनली सोर्ड मून के सामने टूट चुका था। उसी पल मून को एक बात याद आई जो उसने बहुत पहले कहीं सुनी थी। नेचुरल वर्ल्ड में खतरनाक चीजें 2 टाइप्स की होती हैं। पहली टाइप जो ब्राइट कलर्स पहनकर खुद को दिखाती है, जैसे कह रही हो आई एम पावरफुल, अगर अक्ल है तो मुझे मत छूना। दूसरी टाइप जो बिल्कुल हार्मलेस दिखती है, लेकिन शुरू से आखिर तक अपनी असली स्ट्रेंथ छुपाए रखती है। अंधेरे कोने में बैठकर एनवायरनमेंट में घुली रहती है और मुस्कुराते हुए सब कुछ अपने हिसाब से होते देखती है। लेकिन ये लिटिल स्केलेटन इन दोनों में से किसी में भी नहीं आता था। जब तक ये तुम्हारे बगल में आकर खड़ा न हो जाए, तब तक तुम इसके होने का एहसास भी नहीं कर सकते। ये प्योर ब्लैक कलर जैसा था जो पहले से ही कोर में मौजूद हो। ये ना तो एस में घुलता था, ना ही आसपास की लाइफ को इग्नोर करता था। फिर भी कोई इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता था जब तक बहुत देर न हो जाए, और जब इसका एग्जिस्टेंस समझ में आता तो सिर्फ गूज़बम्प्स नहीं होते। इसकी एक स्लैश ही काफी थी कि इंसान पछताए उस डार्कनेस में गिरने पर जिस पर इसका राज था। स्लैश शोल्डर से लेकर हिप तक चली गई, इतनी लंबी, इतनी गहरी कि हर तरफ खून फैल गया। सेल्फ डिफेंस, सीक्रेट ट्रेजर ने बस इतना किया कि वो उसी पल मरी नहीं। हर तरफ कितना ब्लड स्प्लैटर हुआ था उसकी गिनती करना भी मुश्किल था। घाव की डेप्थ ऐसी थी कि वो स्लैश उसे 2 हिस्सों में काट देने के लिए काफी थी। सूलिंग के हाथ अभी भी प्रोफाउंड फ्लेम बीस्ट को ट्रीट करने में लगे थे, लेकिन उसकी आंखें एक पल के लिए भी बैटलफील्ड से नहीं हटी। लिटिल स्केलेटन बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो मून थोड़ी देर पहले सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन को मुश्किल में डाल रही थी, वो अब रेजिस्ट तक नहीं कर पा रही थी। ऊपर बैठे ओल्ड पेट्रियार्क्स के चेहरे तुरंत बदल गए। व्हाट? स्टारी स्काई के लोग तो मीट शील्ड्स की तरह कट रहे हैं? क्या हमने उनकी स्ट्रेंथ को ओवर एस्टिमेट कर लिया, या फिर सुपिंग की ट्रू स्ट्रेंथ हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा है? जैसा कि वेनम लॉर्ड ने पहले ही कहा था, प्राइमोर्डियल हेवन गॉड वाला इंसिडेंट सच लगता है, इसमें कोई गलती नहीं। ओल्ड यूमिंग ने अपनी चिन खुजलाते हुए जो चैनलिन की तरफ देखा और बोला, हे ओल्ड जो, तुम्हें उसकी स्ट्रेंथ शुरू से पता थी, है ना? जो चैनलिन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए जवाब दिया, हाँ। तुम्हें क्या लगता है मैंने कैसे पहचान लिया? मैं तो लगभग अपनी जान उसके हाथों खो ही चुका था। व्हाट? यूबिमिंग को पता था कि सुपिंग जो फैमिली में आया था और फाइट हुई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सुपिंग ने यूनिक बीस्टिंग सीन दिखाने के बाद पूरी जो फैमिली टॉप से बॉटम तक सरेंडर कर चुकी थी। अरीना में मून को जमीन पर गिराकर उठने लायक न छोड़ते हुए लिटिल स्केलेटन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके लंबे बाल अचानक लहराए। बस एक ऑर्डर और इस अमडे वो मून का थ्रोट मुर्गी की तरह काट देता।
श्याओ वूजी और यूइंग शा इस लिटिल स्केलेटन को ऑलमोस्ट मैड हालत में देखकर भागते हुए अपनी यंग लेडी के पास पहुंचे। वी सरेंडर, प्लीज शो मर्सी, दया दिखाओ, वी कैन टॉक, धीरे, स्लोली, वी सरेंडर। होस्ट ने एग्जैजरेटेड आवाज में चिल्लाकर कहा। आई कांट बिलीव माई आईज, इतने कम समय में इसने 9th रैंक से ऊपर के वॉर पेट्स को बिहेडेड कर दिया। मिस मून है सरेंडर्ड। अचानक भीड़ के ऊपर आसमान से सूपिंग नीचे उतरा। उसके होंठों पर एक कोल्ड स्मर्क थी। उसने पूछा, सरेंडर ठीक है, लेकिन अभी जो अनस्टॉपेबल मोमेंटम दिखा रहे थे वो कहाँ गया? उसके वर्ड्स मानो अंडरवर्ल्ड से आ रहे हों। जाओ वूजी और यूइंगा दोनों सिहर उठे। अब चैंपियनशिप की कोई जरूरत नहीं रही। जो सूपिंग हमेशा शांत रहता था, दुनिया से कम्पीट नहीं करता था, आज वही सूपिंग स्टारी स्काई को डेड एंड तक धकेलने पर तुला हुआ था। 5 ग्रेट फैमिलीज के ओल्ड मैन यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि वो इतनी दूर चला जाएगा। उस तरफ से देखा जाए तो सरेंडर करने का मतलब था 1000 कदम पीछे हट जाना। फिर भी वो और क्या चाहता था? क्या वो मून को मारकर अपना गुस्सा निकालना चाहता था और फिर स्टारी स्काई को रोते पीटते वापस जाने देना चाहता था? क्या उसे पता था कि स्टारी स्काई कितना टेरिफाइंग है? यूइंग शाओ ने दर्द से कभी होश में कभी बेहोश हो रही मून को सीने से लगाए रखा और सूलिंग की बात से सहमति जताते हुए कहा, हम चैंपियनशिप छोड़ देते हैं, बस हमारी यंग लेडी को नुकसान मत पहुंचाना। हम पास्ट को परस्यू नहीं करेंगे। लेकिन लिटिल स्केलेटन ने अब तक अपनी बोन ब्लेड वापस नहीं ली थी। यूइंग शाओ के माथे से पसीना बहने लगा। मून का घाव ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिजिकल इम्पैक्ट से नहीं बल्कि किसी और ही चीज से बना हो, चाहे वो हीलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करे। घाव फिर भी सड़ रहा था, उससे डार्क और ईविल स्मेल निकल रही थी। ये एक पॉइजन था जो धीरे धीरे उसके शरीर को खा रहा था, उसे दांत भींचकर दर्द सहने पर मजबूर कर रहा था। यूइंग शाओ समझ गया, मून को जिंदा रखने के लिए उसे जल्दी से बेस ले जाकर ट्रीटमेंट देना जरूरी है, लेकिन इतना आसान नहीं है। सूपिंग जमीन पर उतरा। उसके चेहरे पर खुशी से कोसों दूर एक कोल्ड स्माइल थी। उसने सामने खड़े घबराए हुए स्टारी स्काई के लोगों को देखा और व्यंग्य में बोला, अभी क्या कह रहे थे? पास्ट को छोड़ देंगे? नया साल नहीं है बड़ी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा मतलब ये है कि गलती मेरी है क्योंकि मैंने तुम्हें छुआ, लेकिन क्योंकि तुम्हारी यंग लेडी मरने वाली है तो तुम टॉलरेंस दिखा रहे हो, है ना? उसका चेहरा और गहरा हो गया। मुस्कान में खुली धमकी थी। अब वो नाटक नहीं कर सकते थे। जाओ जी ने दांत पीसते हुए कहा, पॉइजन न्यूट्रलाइज करो, नहीं तो हम लॉन्ग जंग सिटी को जमीन में मिला देंगे। हम स्टारी स्काई के लोग हैं, हम किसे थ्रेटन नहीं कर सकते। आज हम ओनर को थ्रेटन कर रहे हैं। सूपिंग ने अपने गोल्डन क्रो डीमन बॉडी की सुनहरी मुट्ठी भींची और गहरी आवाज में बोला, कमजोर होकर भी मुंह चलाना बंद नहीं हुआ। दूसरों के हाथों में गिरने के बाद भी तुम्हें नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा। तुम्हें जिंदा रखना सिर्फ फ्यूचर का थ्रेट है। उसी पल जब सूपिंग बोल ही रहा था, लिटिल स्केलेटन ने मून के गले से अपनी बोन ब्लेड हटा ली और सीधे उसका टारगेट यूइंग शाओ बन गया। उसे अच्छे से पता था, अगर सूपिंग चाहता तो लिटिल स्केलेटन एक ही वार में उसकी आंतें चीर देता बिना पलक झपकाए, लेकिन वो अब भी नहीं समझा। वो कंधा पकड़कर चिल्लाया और उसकी बांह कटकर अलग हो चुकी थी। लिटिल स्केलेटन क्लैंग की आवाज के साथ शाह की तरफ झपट पड़ा। 2 तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी। अचानक शाह ने ऊपर देखा और एक ट्रायम्फेंट स्माइल दिखाई। आखिरकार आ ही गए, हमें अटैक करने की हिम्मत की। अब तुम मरना तय है। तभी सच्चाई सामने आई। अभी तक का पूरा फेक सरेंडर सिर्फ टाइम बाय करने के लिए था, स्टारी स्काई के लिए। रीइंफोर्समेंट्स आ चुके थे। अरीना का प्रोटेक्टिव बैरियर सीधे पियर्स हो चुका था। ऊपर हवा में 10 सिलुएट्स तैर रहे थे, सब के सब रैंक 9 लेवल के लंबे क्लोक्स पहने हुए। सबसे आगे खड़े आदमी ने अपने बाएं हाथ में एक टोकन उठाया। उससे ब्लू स्पिरिचुअल एनर्जी फैलने लगी। उसने ठंडी आवाज में कहा, क्या यही है जेड किंग ऑर्डर का टारगेट? स्टारी स्काई के ये रेस्क्यूअर्स सब उड़ रहे थे। ये साबित करने के लिए काफी था कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी टेरिफाइंग है। उनकी ऑरा ने पूरा माहौल हिला दिया। हाँ, यही है। यह सुनते ही लिटिल स्केलेटन चुपचाप अपने मास्टर की तरफ पीछे हट गया। अब जाओ जी और यूइंगा के चेहरे पर विक्टोरियस स्माइल थी। सूपिंग, इस बार तो खुद को बहुत केपेबल समझ रहा था ना? अब तू मर चुका है। सूपिंग का चेहरा एक पल के लिए कंफ्यूज्ड हो गया। जेड किंग ऑर्डर कभी सुना नहीं। तुम लोग कौन हो? ऑडियंस में बैठे पुराने पेट्रियार्क्स भी शॉक में थे। उन्होंने जेड किंग ऑर्डर तक इस्तेमाल कर लिया। ये ऑर्डर तभी निकाला जाता है जब शहर में
बीस्ट लेवल थ्रेट उभर आए। एक बार ये ऑर्डर जारी हो जाए तो स्टारी स्काई अपने 39th लेवल पावर हाउसेस भेजता है ताकि उस बीस्ट को खत्म किया जा सके। यही है स्टारी स्काई ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी ताकत और यही वजह है कि वो हमेशा सबसे ऊपर खड़े रहे हैं। टीम में से एक आदमी 6th लेवल स्टारी स्काई मेंबर जिसका टाइटल था वॉर किंग और जिसकी बैटल स्ट्रेंथ रैंक 9 एक्सट्रीम थी, उसने अपना हुड उतार दिया। गंजा सिर, ठंडी आंखें, उसने नीचे ऑडियंस को धमकाते हुए कहा, जो इस बैटल से रिलेटेड नहीं है वो यहाँ से निकल जाए। अगर असली लड़ाई शुरू हुई तो लॉन्ग हॉन्ग सिटी पूरी तरह रुइंस में बदल जाएगी। कहीं भागने का कोई फायदा नहीं। डैम इट, मैं तो सिर्फ मैच देखने आया था। अब तो घर लौटने का भी रास्ता नहीं बचा। हम मरना नहीं चाहते। ऑडियंस ने सिर पकड़ लिए। लोग रोने लगे। सूलिंग का दिमाग सुन्न हो गया। पूरा शहर डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओ माय गॉड, ये लोग पागल हैं। मुझे मॉम को जल्दी से सिटी छोड़ने को कहना होगा। सूलिंग घबराकर अरीना से निकलने ही वाली थी कि उसके कानों में भाई की आवाज गूंजी, चिंता मत करो, मॉम दुनिया की सबसे सेफ जगह पर है। सूलिंग हैरान थी। सूलिंग को ये पता ही नहीं था कि उसका स्टोर एक इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस है। इधर सुपर वीआईपी स्टोर के अंदर अना आराम से चाय डाल रही थी और उनकी माँ को केक ऑफर कर रही थी। शुरुआत में दोनों एलीट लीग मैच देख रहे थे, लेकिन जैसे ही वो लोग आए ब्रॉडकास्ट बंद हो गया। क्या कुछ डेंजरस हुआ है? अना ने और चाय डालते हुए बिना परवाह कहा। डेंजरस? बस एंट्स हैं। पूरी कॉलोनी भी आ जाए तो भी कुछ नहीं होगा। जब सूपिंग को पता चला कि पीछे सब सेफ है तो उसकी आंखों में और भी गहराई आ गई। जेड किंग ऑर्डर के सदस्यों के समूह से कंफर्टेबल टॉकिंग करना, यह नजारा वाकई मजाक जैसा था। खुद को सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग्स कहकर केओस को क्वेल करने आए थे। यहाँ ऐसा होने वाला नहीं था। यहाँ अनडेड किंग खुद मौजूद था और उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था। लिटिल स्केलेटन बाहें क्रॉस किए खड़ा था, सूपिंग की बातों को एको करते हुए। उस पल वह असामान्य रूप से टॉल और डरावना लग रहा था। तुम लोगों को पता भी है कि किंग कौन होता है? बैंगनी बालों वाला आदमी अपनी सेवर्ड आर्म को पकड़े हुए दहाड़ा। इतनी एरोगेंस? फिर दांत पीसते हुए बोला, तुम लोली लोग लगता है जीना ही नहीं चाहते। इसके बाद उसने ऊपर बैठे फैमिली हेड्स की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, लॉन्ग हैंग के फेमस फैमिलीज, मेरा ऑर्डर सुनो। स्टारी स्काई को सपोर्ट करो और एनिमी को किल कर दो। बाद में रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जो वायलेट करेगा उसे भी एनिमी की तरह एलिमिनेट किया जाएगा। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं थी। सूपिंग ने सीधे टोंग फैमिली की यंग मिस्ट्रेस को स्नैच किया था। हमारा पूरा फैमिली कब से इसका हार्ट निकालकर गट्स फाड़ देना चाहता है। फ्लाइंग फेदर आर्मी कहाँ है? टोंगलान, फ्लाइंग फेदर आर्मी का इंचार्ज, अपने 8th लेवल पर्पल लाइटनिंग फैल्कन पर सवार होकर स्काई में प्रकट हुआ। सिर्फ एक नहीं, हजारों पर्पल लाइटनिंग फैल्कन्स एक साथ पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने लगे और सीन अचानक केओटिक हो गया। टोंग फैमिली ने ऑफिशियली स्टारी स्काई के प्रति एलिजेंस डिक्लेयर कर दी। स्टार को सपोर्ट और सूपिंग को कैप्चर। टोंग लोंघन के इशारे पर पर्पल लाइटनिंग फैल्कन्स की पीठ पर खड़े हजारों फ्लाइंग फेदर आर्मी सोल्जर्स ने एक साथ एरोज शूट किए। अगले ही पल एरोज की रेन, तीरों की बौछार सीधे अरीना पर टूट पड़ी। इससे न सिर्फ सू सिबलिंग्स बल्कि वहां मौजूद हर व्यक्ति अफेक्टेड हुआ। सबसे पहले रूफ कोलैप्स हो गया, पत्थर गिरने लगे। ऑडियंस बस मुंह खोलकर क्राई फॉर हेल्प कर सकती थी। यह अटैक सिर्फ ऑर्डिनरी पीपल पर असर डाल रहा था। चिन शाओशन ने तुरंत रेलिंग को जंप करके पार किया और नीचे उस क्राउड की तरफ रश किया जहां ऑडियंस के पास रेजिस्ट करने की कोई एबिलिटी नहीं थी। उसने फौरन समनिंग स्पेस ओपन किया, एक गार्डियन समन किया और उसके ह्यूज बॉडी से निकलती वाइन्स से गिरते हुए रॉक्स को थाम लिया ताकि कैजुअलिटीज कम हो सकें। गपशप पसंद करने वाला डोंग मिमोन भी ऊपर देखकर बिजी हो गया। उसने देखा कि चिन शाओशान टोंग फैमिली की रैश एक्शन से बेहद डिससैटिस्फाइड था। चिन शाओशान जोर से चिल्लाया, जल्दी करो, सिविलियंस को बाहर लीड करो। यह सुनकर डोंग मिंगोंग ने उसका धन्यवाद किया। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि टोंग फैमिली ऐसा करने की हिम्मत करेगी। यह डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ही टेरिफाइंग है। इस समय टोंगलान स्काई में उड़ रहा था, नीचे की ओर देखते हुए। अरीना के दोनों साइड्स उसकी फ्लाइंग फेदर आर्मी द्वारा पूरी तरह शैटर्ड हो चुके थे। उसने सूपिंग को घूरते हुए दहाड़ा, सूपिंग, तुम फ्लाइंग फेदर आर्मी की एरो रेन से एस्केप नहीं कर सकते। हैंड्स रेज करो और सरेंडर करो। शूटिंग का ऑर्डर देने के बाद वह नीचे उतरकर स्टारी स्काई के 2 लैकीज के पास लैंड हुआ। किसी को पहल करते देख येहा ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या बाकी पेट्रियार्क्स ने डिसाइड कर लिया है कि किस साइड पर खड़े होंगे? जाओ वूजी ने इम्पेशेंट होकर बीच में टोक दिया, न्यूट्रल रहने का सोचो भी मत। अब अगर तुम खुद को बचाने की कोशिश करोगे तो ये सीधे सेंट स्काई की विल का वायोलेशन होगा।
DHL चैनलिन सबसे पहले खड़ा हुआ, लेकिन ज्वाइन करने के लिए नहीं। उसने अपनी बियर्ड सहलाई, आंखें बंद की और कामली अनाउंस किया, यह ओल्ड मैन नेचुरली सूपिंग के साइड में खड़ा होगा। दो ओल्ड मैन ने अलग अलग साइड्स चुन ली, जिससे बाकी पेट्रियार्क्स के बीच टेंशन फैल गई। अब चॉइस साफ थी, या तो सूपिंग की मदद करो या फिर स्टारी स्काई से विदड्रॉ हो जाओ। अगर गलती से रॉन्ग साइड चुन ली तो लूजिंग साइड को विनिंग साइड जरूर डील करेगी। यह सिर्फ पर्सनल ग्रीवेंस नहीं था, यह एक ऐसा फैसला था जो पूरे फैमिलीज की फेट डिसाइड कर। उनका यह डिसीजन पूरे फैमिली को उसके कॉन्सिक्वेंसेस उठाने पर मजबूर कर देगा। एक तरफ स्टारी स्काई था जिसने इतने सालों तक रूल किया था, और दूसरी तरफ एक राइजिंग फोर्स जो वेव के सबसे ऊपर खड़े होने की हिम्मत रखता था। अगर केयरफुली एनालाइज किया जाए तो स्यूपिंग अभी सिर्फ एक ही बीस्ट का इस्तेमाल कर रहा था, और फिर भी ओपोनेंट के 5 9th लेवल बीस्ट्स को स्लैश कर चुका था। उसकी स्ट्रेंथ कितनी डीप थी। दूसरी तरफ स्टारी स्काई कई सालों से हर तरह के बीस्ट रिलेटेड डेंजर्स को सॉल्व करने के लिए फेमस था। जेड किंग ऑर्डर की पावर समय के साथ सिर्फ बढ़ती गई थी, और अब वह पहले से लगभग 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो चुकी थी। हर पेट्रियार्क ने उनकी स्ट्रेंथ के बारे में सुना था, और यह सुनिश्चित था कि इसमें कोई बोस्ट नहीं था। इसके अलावा यहाँ बैठे हर ग्रेट फैमिली का प्लेफुल पेट स्टोर से कन्फ्लिक्ट रहा था, कभी चैंपियनशिप जीतने के बेनिफिट्स के लिए तो कभी स्टोर की रेप्यूटेशन को सप्रेस करने के लिए। कौन जानता, अगर आज सूपिंग की हेल्प की तो क्या वह बाद में पलटकर उन्हीं को बाइट कर ले। सूपिंग की पावर भले ही राइजिंग फोर्स थी, लेकिन वह उन फैमिलीज की ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड वेल्थ के सामने कितनी थी। अब अगर इस मोमेंट पर खड़े होकर स्टारी स्काई से विदड्रॉ किया जाए तो रिवॉर्ड्स बेहद ह्यूज होने वाले थे। लगता था कि चारों पेट्रियार्क्स एक ही कंक्लूजन पर पहुंच चुके थे। अचानक नीचे से चिन शाओशान ने अपने फादर को पुकारा। अपने फादर को स्टारी स्काई फैक्शन ज्वाइन करने की तैयारी करते देख उसने तुरंत बोलकर उन्हें रोकने की कोशिश की। ऊपर उड़ रहे चिंडू वोंग ने अपने बेटे की वॉइस ट्रांसमिशन सुनी और उसकी तरफ देखा। यहाँ बहुत डेंजरस है, थोड़ी ही देर में हम सब फोर्सेस ज्वाइन करके फाइटिंग करेंगे। चारों तरफ डस्ट और स्मोक फैल जाएगी। आपको यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, जल्दी चले जाइए फादर। प्लीज अपना माइंड चेंज कर लीजिए। तुम क्या कहना चाहते हो? हालांकि तुम फैमिली के यंग मास्टर हो, लेकिन नॉर्मली तुम अपने फादर के डिसीजंस पर डाउट नहीं करते, तो आज दूसरों के लिए बोलकर मुझे रोक क्यों रहे हो? सन, मुझ पर भरोसा रखो। उन्हें हमारी लाइव्स की जरा भी परवाह नहीं है। मान लो अगर हम जीत भी गए तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या आप सच में सूपिंग के ऑपोजिट साइड खड़े होना चाहते हैं? यह कोई गेम नहीं है। फादर प्लीज साफ साफ देखिए, स्टार स्काई को हर साल ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। आज 5 हिस्से होंगे, कल 10 हिस्से हो जाएंगे। फ्यूचर में हमें स्टार स्काई को कितना ट्रिब्यूट देना पड़ेगा? यह आग में घी डालने जैसा है, जितना डालेंगे आग उतनी ही बड़ी होती जाएगी। जेड किंग ऑर्डर की पावर को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फादर अभी हीरो बनने का टाइम नहीं है। अरीना में जो स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं वह उसकी फाइनल स्ट्रेंथ नहीं है। फादर इस बार प्लीज मेरे जजमेंट पर भरोसा कीजिए। उसका बेटा बहुत आगे तक सोच रहा था। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। वह सिर्फ यही सोचता रहा कि उनके पीछे पीछे चलकर जिंदा रहने का रास्ता मिलेगा। लेकिन इस पल चिन शाओशान ने उसे यह पॉसिबिलिटी याद दिला दी कि अगर स्टार स्काई यहाँ से गायब हो जाए तो शायद उनकी जिंदगी और बेहतर हो सकती है। तीनों फैमिलीज ने अचानक देखा कि चिन दुओंग रुक गया है और आगे नहीं बढ़ रहा। उन्हें समझ आ गया कि चिन फैमिली ने उनसे अलग रास्ता चुन लिया है। दूसरी तरफ जियाओ वुजी का चेहरा काला पड़ गया। अगर बच्चा इग्नोरेंट है तो ठीक है, लेकिन फादर भी उसके साथ जा रहा है। ये क्या मजाक है? चिन फादर और उसका बेटा दोनों वहीं उतर आए जहां सुलिंग खड़ी थी। उसने बस होंठों के कोने हल्के से मोड़े, बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। स्टारी स्काई का एनिमी यकीनन टोंग लोंग का भी एनिमी है। उसने चिंडू वोंग और जो चैमलिन को दुश्मन बनते देखा और तिरस्कार से सूंघ लिया। मरना है तो साथ मरो। ऊपर से फ्लाइंग फेदर आर्मी ने फिर से तीरों की बारिश बरसा दी। चिंडू वोंग ने बस अपना सफेद कोट झटका, मन ही मन सोचा। सोचने पर लगता है मैं सच में बूढ़ा और कंफ्यूज्ड हो गया था, क्योंकि मैं फैमिली के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर वरीड हूँ। मैं पहले की तरह अपनी इंटेग्रिटी बनाए नहीं रख सकता। स्टारी स्काई के अनएक्सेप्टेबल एक्शंस के सामने चुप रहना ही आज की सिचुएशन का कारण बना है। लेकिन मेरा टाइटल अब भी रात गॉड है, और एक गॉड होने के नाते मैं टोंग फैमिली के सामने कभी नील नहीं करूंगा। चिन दुओंग की एक जोरदार रोर के साथ उसके आसपास फ्लाइंग फेदर आर्मी के सारे एरोज जलकर राख हो गए। उसी पल जो सोल्जर्स बहुत पास खड़े थे वे उस फोर्स को सहन नहीं कर पाए और उछलकर पीछे जा गिरे। सिर्फ एक मूव में चिन पेट्रियार्क ने पर्पल लाइटनिंग फैल्कन की पीठ उड़ा दी। आसपास की जमीन भी उस पावर को सहन नहीं कर पाई और 10 सेंटीमीटर से ज्यादा धंस गई। लियू और यू फैमिली के दोनों ओल्ड मैन चिन फैमिली की इस प्रोग्रेस को देखकर एडमायर किए बिना नहीं रह सके।
लेकिन टोंगलोंगजान ने हार नहीं मानी। उसने हाथ हिलाया और फ्लाइंग फेदर आर्मी को तुरंत फॉर्मेशन रीऑर्गेनाइज करने का ऑर्डर दिया। हमारी आर्मी के क्लॉज से कोई भी आसानी से एस्केप नहीं कर सकता। रॉथ गॉड, तुम भी मरोगे। यह सुनते ही चिंडू वोंग ने दांत पीसते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो सामने आओ, मैं तुम सबको अकेले हैंडल कर लूंगा। पीछे खड़े स्यूपिंग अचानक मुस्कुराया और उसे रोक दिया। रॉथ गॉड सीनियर, इन मिसलेनियस फिश पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर उसने आदेश दिया, जो रॉयल आर्मी, कम ऑन। अगले ही पल फ्लाइंग फेदर आर्मी में केओस मच गया। कई पर्पल लाइटनिंग फैल्कन्स की विंग्स टूट गईं और वे आसमान में कंट्रोल खोकर दर्द से चीखते हुए गिरने लगे। टोंगलोंगन, जो समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है, मुड़ा और उसने देखा पूरी जो फैमिली पूरी तरह गैदर हो चुकी थी, सीधी लाइन में खड़ी, टावरिंग और फियरलेस एटीट्यूड के साथ। उनके पीछे हर तरह के फियर्स बीस्ट्स मौजूद थे और सबसे आगे एक्सू क्वांग अपने डार्क ड्रैगन हाउंड पर सवार। उसने ऑर्डर दिया, अरीना को सराउंड कर दो और किसी को भी इस जगह से एस्केप मत करने देना। एक्सू क्वांग मास्टर ने आखिरकार उन्हें एक्शन लेने की अनुमति दे दी थी और आसमान में उड़ रहे लोग एक्सू क्वांग और जो रॉयल आर्मी के हाथों पूरी तरह क्लीन अप कर दिए जाने वाले थे। जो रॉयल आर्मी तो बस जो फैमिली के कुछ मिसलेनियस वेस्ट हैं। सब लेवल 7 और 8 पर ये मेरी 8th लेवल फ्लाइंग फेदर आर्मी का मैच कैसे बन सकते हैं? सूपिंग ने कॉन्फिडेंस से आंखें खोली और कहा, क्योंकि तुम नहीं जानते प्लेफुल पेट स्टोर सर्विसेज कितनी ऑसम है। हर पेट जो स्टोर में भेजा जाता है उसकी कॉम्प्रिहेंशन और कॉम्बैट स्किल्स तेजी से इंप्रूव होती है और हर फुली कॉम्प्रिहेंडेड पेट पर मेरे हाथों लाइटनिंग डाउ स्किल इंग्रेव की जाती है। ये आसमान में उड़ते उन स्टूपिड बर्ड्स से पूरी तरह डिफरेंट होते हैं। एक्सू क्वांग ने आदेश दिया, मेरे लिए सबको किल कर दो। हाई एल्टीट्यूड शूटर्स कंटिन्यूअस लाइटनिंग डिस्ट्रक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाओ। एक्सू क्वांग के ऑर्डर के साथ ही क्लियर स्काई में थंडर की तरह एक के बाद एक मूव्स एक साथ बर्स्ट हुए और बर्ड्स पर जा गिरे। वे झटके खाने लगे, उनके बॉडीज टूटने लगीं और वे हवा में ही बिखर कर नीचे गिरने लगे। कंटिन्यूअस लाइटनिंग डिस्ट्रक्शन, लाइटनिंग डी, रैंक्ड 982। अटैक करते वक्त यह ऑटोमेटिकली नियर बाय एनिमीज को चेन करता है और सेम लेवल का डैमेज देता है। एक अटैक में 12 लोगों तक चेन बन सकती है, लेकिन यहाँ हंड्रेड्स ऑफ सच मूव्स एक साथ फायर हो रहे थे। इस हालात में फ्लाइंग फेदर आर्मी के लिए डील करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया। अब तक इंटरवीन न करने वाले दोनों ओल्ड मैन पेड़ों की तरह खड़े होकर जो फैमिली की इस अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस को एडमायर कर रहे थे। कुछ ही समय में मिसलेनियस सोल्जर्स का एक ग्रुप एक स्किल्ड फाइटिंग फॉर्मेशन में बदल गया था, ऐसी टेरिफाइंग बैटल स्ट्रेंथ के साथ जिसे वे समझ ही नहीं पा रहे थे। वे कभी नहीं समझ पाएंगे कि प्लेफुल पेट स्टोर के पास अपग्रेड करने की इतनी भयानक एबिलिटी कैसे है। इस मोमेंट पर आसमान में बर्ड्स और लोग दोनों ही तबाही के बीच फंसे हुए थे, मिक्स टुगेदर। घटना इतनी अचानक हुई कि ऊपर से नंबर्स में ओवरवेलमिंग लगने वाली फ्लाइंग फेदर आर्मी अब खुद ही फंस गई थी। वे आपस में बहुत पास पास खड़े थे और इसी वजह से एक साथ 12 टारगेट्स पर दर्जनों मूव्स चेन होकर अनलीश हो रहे थे। जो लोग अब भी पर्पल लाइटनिंग फैल्कन पर मजबूती से टिके हुए थे, वे नीचे की ओर लगातार गोल्डन एरोज की बारिश कर रहे थे, लेकिन सामने उन्हें जो रॉयल आर्मी की एक मजबूत डिफेंसिव शील्ड लाइन मिली जिससे ज्यादा डैमेज नहीं हो पाया। आगे की तरफ शील्ड्स की परतें घनी थीं और उनके पीछे से कंटिन्यूअस लाइटनिंग डिस्ट्रक्शन बिना रुके लगातार रिलीज हो रही थी। जैसे ही कोई पर्पल लाइटनिंग फैल्कन एस्केप करने के साइंस दिखाता, तुरंत उसे टारगेट किया जाता और तब तक शूट किया जाता जब तक उसके फेदर्स झड़ न जाए। टोंगलोंगन अपनी फेमस और एजाइल आर्मी को देख रहा था जो डॉज करने में माहिर थी, लेकिन अब जो फैमिली के सामने बस चलते फिरते टारगेट्स बन चुकी थी जिन्हें वे जब चाहें काट छाट सकते थे। हालांकि मौजूदा सिचुएशन कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंटल लग रही थी। जो रॉयल आर्मी जिन स्किल्स का इस्तेमाल कर रही थी वे खास तौर पर फ्लाई करने वाली फ्लाइंग फेदर आर्मी के खिलाफ परफेक्टली सूटेड थीं। टोंगलोंग के दिमाग में ख्याल आया, क्या उसे पहले से पता था कि मैं फ्लाइंग फेदर आर्मी को छिपाए बैठा हूँ? डैम इट, अगर लड़ाई ऐसे ही चलती रही और सूपिंग यू का एक भी बाल न गिरा तो मेरी पूरी आर्मी खत्म हो जाएगी। टोंग फैमिली की फ्लाइंग फेदर आर्मी ने पहले कभी ऐसा लॉस नहीं झेला था। आखिरकार उसने रिट्रीट का ऑर्डर दे दिया। यह देखते ही एक्सू क्वांग बोल उठा, भागना चाहते हो? उसने उंगली से फ्लाइंग फेदर आर्मी की ओर इशारा किया। एनिमी की मोराल पूरी तरह गिर चुकी है। मेरे लिए सबको डिस्ट्रॉय कर दो, एक भी बर्ड नहीं बचना चाहिए। बर्ड एग्स बचा लेना, ऑमलेट बनाने के काम आएंगे। इससे साफ था कि टोंग फैमिली अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी अचानक यांगे की आवाज गूंजी, लाइटनिंग स्ट्राइक। कोऑर्डिनेट्स पर शूट करो, 31 डिग 33 नॉर्थ, 120 डिग 16 वेस्ट। तुरंत स्टारी स्काई सिटी के बाहर स्पेस में मौजूद ब्लू स्टार सैटेलाइट तेजी से मूव हुई और उसका एक बड़ा कैलिबर गन बैरल खुल गया। ऊपर से
वह सूपिंग के ग्रुप पर एक शूटिंग स्टार जैसा वार करने वाली थी। सूपिंग इन सुपरस्टिशन वाली बातों पर विश्वास नहीं करता था। जैसे ही उसने आसमान की ओर देखा, उसने देखा कि बादल एक चकाचौंध कर देने वाली गोल्डन लाइट के पिलर से चीर दिए गए। ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा सन एक ही जगह इकट्ठा हो गया हो। बिना किसी वार्निंग के वह नीचे गिर पड़ा, सीधे जो रॉयल आर्मी पर। जहां जहां वह लाइट जमीन से टकराई, वहां मौजूद लोग और बीस्ट्स तुरंत जलकर राख हो गए। चारों ओर तेजी से जलती हुई लाल चिंगारियां बिखर गईं और उसी क्षण ड्रैगन हाउंड के पास तबाही ने अपना असली रूप दिखाया। बीच का इलाका पूरी तरह उड़ा दिया गया था, लेकिन वह अब भी जिंदा था। ये बदमाश ऊपर से यूनिवर्स में मंडरा रहे सैटेलाइट के जरिए हमला कर रहे थे। नए लोग यह नहीं समझ पाए, लेकिन चेंदू वोंग ने देखते ही जोर से चिल्लाकर कहा, सब लोग भागो, ये वही वेपन है जिसे स्टाई मास स्लॉटर के लिए इस्तेमाल करता है। आसमान में मौजूद 10,000 टन न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसे लाइटनिंग स्ट्राइक कहा जाता है, जो 3 पेट्रियार्क अभी तक कुत्तों की तरह हंस रहे थे और जोर से बोले, अभी ब्लू स्टार से भागने का सोच रहे हो? देखा, स्टाई का साथ देना ही सही फैसला था। लेवल देम। लाइटनिंग स्ट्राइक का कूल डाउन टाइम बहुत कम लग रहा था। पहला हमला होते ही बिना रुके दूसरा शॉट सीधे नीचे भीड़ पर गिरा दिया गया। जो रॉयल आर्मी ऐसी टेरिफाइंग पावर से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। सब लोग रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि नीचे का पूरा इलाका लेवल होने वाला था। अचानक बोबो आसमान में काले ड्रैगन विंग्स फैल गए। लगता है तुम लोग मुझे भूल गए हो, इतने समय से मुझे एक्शन में नहीं देखा था, राइट? हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट ने अपने विशाल पंख फैलाए और पूरा शरीर जो रॉयल आर्मी के आगे ढाल बनाकर खड़ा कर दिया, सीधे लाइटनिंग स्ट्राइक झेलने के लिए। उसने थोड़ा झुककर पूरा शॉट अपनी पीठ पर ले लिया, लेकिन उसकी हार्ड स्केल्स पर कोई खास असर नहीं पड़ा। यह वही आर्मर था जो उसने ड्रैगन रेस की सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड के बदले सैकड़ों बैटल्स में सर्वाइवल सीखकर हासिल किया था। चारों ओर बैठे ओल्ड मैन सन्न रह गए, बस ब्लैंक आंखों से देखते रह गए। रैंकिंग में ड्रैगन का नाम बड़ा लगता है, लेकिन ऐसी आर्टिलरी के नीचे तो उसे एशेस बन जाना चाहिए था। फिर भी हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट ने सबको चौंका दिया। उसने जोरदार रोर किया और 9th लेवल डिवाइन स्किल चैशन टिवे एक्टिवेट कर दी। एक स्फेरिकल गोल्डन शील्ड फैल गई, जिसने लाइटनिंग स्ट्राइक को रिपेल कर दिया और नीचे मौजूद सभी पीपल और बीस्ट्स को कवर कर लिया। शुरुआत में वह शील्ड सिर्फ जो रॉयल आर्मी को कवर कर पा रही थी, लेकिन चाशन टीवे तेजी से एक्सपैंड होती चली गई। चारों तरफ खड़े पिलर्स देखकर साफ था, इस स्किल की डिफेंस बेहद रिलायबल थी। 3-4 और आर्टिलरी शेल्स भी डाल देते तो भी शायद कुछ नहीं बिगड़ता। ये स्टारी स्काई वाले सच में कुछ एबिलिटी रखते हैं, किसी ने धीमे स्वर में कहा। अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने मैदान में अभी अभी उतरे हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट को अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। पहले चाहे 9th लेवल के कितने ही फियर्स बीस्ट्स क्यों न हो, लाइटनिंग स्ट्राइक की आर्टिलरी के नीचे सब स्मोक बन जाते थे। फिर ऐसा वॉर पेट कैसे हो सकता है जो इसे डायरेक्टली रेजिस्ट कर ले? इसके बाद उसने बॉल्ड गैंजे की तरफ देखा और हल्की स्माइल के साथ कहा, मैंने तुम्हें यहाँ तक टेस्ट कर लिया है और सच कहूँ तो तुमने मुझे काफी सेटिस्फाई किया है। वह बस यही कह रहा था कि, लेकिन दिल ही दिल में वह उसे कोस रहा था। मैंने तो सोचा था ये बस एक ऑर्डिनरी किड है, पर अनएक्सपेक्टेडली इसकी स्ट्रेंथ बाहर दिखने से कहीं ज्यादा गहरी है। अगर ऐसा है तो पूरी आर्मी को एक साथ झोंकना पड़ेगा। उसने तुरंत वहां मौजूद सभी लोगों को कमांड ट्रांसफर की और सबको आदेश दिया कि अपने अपने वॉर पेट्स बाहर निकालो और चैलेंज फेस करो। जेड किंग ऑर्डर के मेंबर्स और अलग अलग पेट्रियार्क्स ने एक साथ हाथ उठाए, समनिंग स्पेस खोली और सूपिंग का सामना करने के लिए अपने सबसे पावरफुल वॉर पेट्स बाहर बुला लिए। स्पेस रिफ्ट्स बेहद विशाल थे, हर एक इतना बड़ा कि आसमान फटता हुआ लग रहा था। 9th लेवल वॉर पेट मास्टर्स की लाल नारंगी समनिंग लाइट से पूरा आकाश चमक उठा और आसपास की हवा डरावनी तरह से सप्रेस हो गई। सुलिंग और चिन शाओशान जैसे यंग लोग ड्रैगन्स की पावर से दबे हुए थे, पसीने में भीगते हुए भी खड़े रहे, पूरी ताकत से रेजिस्ट करने की कोशिश करते हुए। वॉर पेट्स की भीड़ होराइजन तक फैल गई थी। फ्लाइंग ड्रैगन से लेकर ह्यूमनॉइड डीमंस तक सब तरह के मॉन्स्टर्स मौजूद थे। इन सब का एक ही कॉमन पॉइंट था, ये सब बेहद फियर्स थे। यही ब्रूटल सीन था जिसकी बदौलत स्टरी स्काई इतने सालों से मजबूती से खड़ा रहा और अपनी फाइटिंग एबिलिटी पर घमंड करता आया। इसी ताकत के दम पर उसने जब चाहा तब कई सिटीज आसानी से टेक ओवर कर लीं। सबसे आगे यांगे हवा में उड़ते हुए चिल्लाया, एंटायर आर्मी अटैक! लोग और वॉर पेट्स आपस में मिलकर आगे बढ़ पड़े। काले और बैंगनी रंग की आधी आधी लहर सीधे सूपिंग के ग्रुप की ओर टूट पड़ी। इस पल सूलिंग ने मुट्ठियां कस लीं, लड़ाई के लिए खुद को तैयार करते हुए। मुझे पहले लिटिल स्केलेटन के इस्तेमाल का अधिकार वापस लेना होगा। इस बार जिंदा रहने के लिए मुझे खुद एक्शन लेना पड़ेगा। इतने लंबे समय से अकेले लड़ते आ रहे सूलिंग के पास सिर्फ लिटिल स्केलेटन था और उसे किसी और मदद की जरूरत नहीं थी। जब तक उसकी छोटी बहन सुरक्षित थी, वह बेझिझक बैटल में उतर सकता था। सूलिंग का ख्याल
ख्याल रखना, उसने कहा। मैं वापस आऊंगा। चिंदू वोंग को लगा कि वह कुछ चूक गया है। जाओ और जिंदा लौट आना। दुश्मन स्टारी स्काई है, वो ताकत जो किंग्स को किल कर सकती है। क्या ये कोई ऐसी चीज है जो आसानी से सॉल्व हो जाए? सुपिंग ने हल्के से हाथ हिलाया लिटिल स्केलेटन की तरफ, और अगले ही पल सुपिंग और लिटिल स्केलेटन दोनों ब्लैक रेड ऑरा में फट पड़े और लिटिल स्केलेटन धीरे धीरे गायब हो गया। ये स्किल थी केओटिक स्टार व्हील रीइंकार्नेशन ब्लेड। तो वो बच्चा एक इंसान और एक पेट को कंबाइन कर रहा है। इतनी कम उम्र में एक लेजेंडरी लेवल का इंसान ये टेक्निक यूज कर सकता है। सच में जितना ज्यादा जीते हो उतनी ही दुनिया बड़ी लगने लगती है। लेकिन यान ने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। उसने आदेश दिया, गार्ड डाउन मत करना। कंबाइन होने के बाद भी वो अभी लेजेंडरी लेवल पर ही है। अभी उसे एलिमिनेट करने का सबसे बेस्ट टाइम है। जिस पल सुपिंग ने बाकी स्टार पेट्स की जगह लिटिल स्केलेटन के साथ फ्यूजन किया, यान को बीस्ट सोल का पूरा फॉर्म दिख गया, एक बेहद एजाइल फॉर्म। मैं तुम्हें असली लेजेंडरी लेवल और नकली वाले के बीच का फर्क चखाऊंगा। पहली रो के बड़े बड़े पेट्स झपट पड़े, कोई शार्प क्लॉज से, कोई जायंट फिस्ट से, कोई चमकती हुई ब्रूम से। सब सुपिंग पर टूट पड़े जो वहीं खड़ा था। उसने दोनों हाथ उठाए, आपस में टकराए और फिर वॉइड के अंदर से धीरे धीरे एक तेज पर्पल लाइट खींचकर बाहर निकाली, जिसमें अनडेड एनर्जी की धाराएं लिपटी हुई थीं। ये मत समझना कि सिर्फ इसलिए कि लिटिल स्केलेटन एक ब्रोकन बोन ब्लेड यूज करता है उसका फ्यूजन फॉर्म भी बेकार होगा। सुपिंग ने जो बोन ब्लेड निकाली उसकी लंबाई लगभग उसके शरीर के बराबर थी। हिल्ट से लेकर ब्लेड तक पूरा हथियार घनी एनर्जी से भर रहा था, जैसे लड़ाई के लिए बेचैन हो। अगर सिर्फ लिटिल स्केलेटन अकेले लड़ रहा होता तो वो सीधे दुश्मन के पेट पर कूदता, हवा से बोन ब्लेड निकालता और जहां मन करता वहां स्टैब करता। उसका हॉबी ही यही था, अपने छोटे साइज और खौफनाक स्पीड का फायदा उठाकर फॉर्मेशन के अंदर घुस जाना बिना रिएक्शन का मौका दिए। इसीलिए मून को लगता था कि लिटिल स्केलेटन शैडो में घुलने वाला असैसिन है जो तब दिखता है जब कोई उम्मीद नहीं करता। लेकिन सुपिंग अलग था। वो कोई एलिमेंट्री स्कूल साइज का लिटिल स्केलेटन नहीं था। उसने शुरुआत से ही बोन ब्लेड थाम रखी थी। वो शांत खड़ा रहा, बड़े पेट्स को उड़ते हुए अपनी तरफ आते देखा और फिर एक ही स्लैश, इतना साफ, इतना ब्रूटल कट कि उन बीस्ट्स के बॉडीज दो हिस्सों में बांट गए। एक भी एक्स्ट्रा मांस का टुकड़ा नहीं बचा। ये बस एक छोटा सा वार्म अप था। एक ही वार में 3 पेट्स कट गए, लेकिन इतना ही काफी था कि किंग स्लेइंग ऑर्डर के लोगों की पेशानी पर पसीना आ जाए। ये वही लोग थे जो 5 कॉन्टिनेंट्स और 4 सीज जीतने का सपना देखते थे। उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा था जो इतनी बेधड़क एक ही स्लैश में पेट्स को इस तरह काट दे। स्टार स्काई के लोगों में खलबली मच गई। फ्रंट रो गिर चुकी थी। पीछे की आर्मी ने तुरंत उनकी जगह भर दी, स्ट्रेंथ और रैंक 9 डिफेंस के सहारे सुपिंग की एडवांस को रोकने की कोशिश में। लेकिन बोन ब्लेड बिना रुके चलती रही। फ्रंट लाइंस में खड़े स्टारी स्काई के लोगों को लगातार काटती हुई, किसी को भी रिएक्ट करने का मौका नहीं देती। असल में सुपिंग का यहाँ रुककर एक एक पेट को काटते रहने का कोई इरादा नहीं था। हाथ थका देने वाला काम। वो हमेशा अपनी छोटी बहन को यही सिखाता था, बैक में खड़े पेट वॉरियर्स को अटैक करो। आज वो खुद पर्सनल डेमो देने वाला था कि इसका इफेक्ट कितना भयानक होता है। जैसे ही पेट्स ने अपने मास्टर्स खोए, वो बेकाबू हो गए। ऑर्डर्स फॉलो करने वाला कोई नहीं था। किलिंग इंटेंट तो बचा था, लेकिन वो ऐसे हो गए जैसे बिना सिर के सांप, न मुंह ये जानते हुए कि अपने लोग कौन हैं और दुश्मन कौन। जो भी पास आया उसी पर टूट पड़े। अब स्टारी स्काई की सेकंड डिफेंसिव लाइन को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। एक हिस्सा ये ढूंढने में लगा कि आखिर अटैक कहां से हो रहा है, और दूसरा हिस्सा उन पेट्स को मारने में जिनके कंट्रोलर्स मर चुके थे, ताकि कैजुअल्टीज और न बढ़ें। लेकिन पहले हिस्से को अब सर्च करने की जरूरत ही नहीं रही। सुपिंग कप का उनके बीच से गुजर चुका था। ब्लेड घूमी और गर्दनें कटती चली गईं। खून चारों तरफ बिखर गया। मास्टर्स खो चुके पेट्स ने केओस को और बढ़ा दिया। खत्म हो गया। फ्रंट लाइंस पार करते ही उस बच्चे ने सारे पेट वॉरियर्स को मार डाला। ये लड़का बहुत ज्यादा कनिंग है। कोई उस पर नजर रखो, लेकिन उसकी शैडो तक दिखाई नहीं दे रही थी। कमांडर्स खो चुके पेट्स, हर तरफ फायर और वाटर उगल रहे थे। सीन और भी ज्यादा केओटिक हो गया। इसलिए सुपिंग ये नहीं कह रहा था कि वो हेलुसिनेट कर रहा है। वो सच में अकेला अपने सामने थाउजेंड्स ऑफ पीपल और पेट्स का सामना कर रहा था। लेकिन शुरुआत से ही उसका एक्शन प्लान क्लियर था। चिंदू वोंग मन ही मन खुश था। यही सही लड़ाई का तरीका है। जीतने का चांस तभी मिलता है जब प्लान हो, सिर्फ ब्रूट फोर्स से नहीं। बीस्ट किंग्स को शायद स्टारी स्काई के लोग धीरे धीरे सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे ही पेट वॉरियर मरता है, उसके समन्ड पेट्स का कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है और वो वाइल्ड बीस्ट्स बन जाते हैं। ऐसे में नंबर्स का एडवांटेज सीधा डिसएडवांटेज बन जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि सुपिंग लेजेंडरी लेवल ट्रांसमिटर था। उसका बेटा जवान था, लेकिन नाइव नहीं। उसने बहुत सही साइड चूज की थी। चिंदू वोंग को यह देखकर बहुत पसंद आया। उसने अंगूठा उठाया, जैसे बता रहा हो कि फादर सन रिलेशनशिप माउंट ताई जितनी मजबूत होती है।
चिन शाओशन को नहीं पता था कि उसके पिता पेट स्टोर के ओनर की तारीफ कर रहे हैं। उसे समझ ही नहीं आया कि वो थम्स अप किस लिए था। कम से कम स्टारी स्काई में कोई तो था जो दिमाग इस्तेमाल करता था, सिर्फ ऑर्डर्स चिल्लाने और पेट्स बुलाने वाला नहीं। भीड़ में से किसी ने हाथ हिलाया जहां चिन फादर सन और सूलिंग खड़े थे, जहां पहले सू पिंग खड़ा था। ट्रूप्स उसी तरफ इकट्ठा हो गए, किल की आवाजों के साथ। सूलिंग अभी संभली नहीं थी, उसके पेट्स बुरी तरह इंजर्ड थे। इतनी सारी रैंक 9 ट्रूप्स को एक साथ अपनी तरफ आते देख उसका चेहरा पीला पड़ गया। तभी बूम, सबने देखा चिन दुवोंग नंगे हाथों से एक विशाल पेट को रोकते हुए खड़ा था। जो कोई भी सूपिंग तक पहुंचना चाहता है उसे पहले हमारा गेट पार करना होगा। सॉन चिन शाओशन और जो फैमिली के पेट्रियार्क जॉर्ज शानलन ने भी तेजी से समनिंग स्पेस खोला और अपने बैटल पेट्स बाहर बुला लिए। आखिरकार जॉर्ज शानलन इतने सालों से पेट्रियार्क की सीट पर बैठा था, ज्यादा लड़ाइयों में उतरा नहीं था। आज उसने भी खुशी खुशी एक ग्रीन ड्रैगन विद गोल्डन आईज रिलीज किया, जैसे सबको दिखा रहा हो कि वो बूढ़ा जरूर है लेकिन सीनाइल नहीं। उसकी बाईं तरफ चिन शाओशन के गार्डियन ने बेलों से एक वुल्फ लाइक पेट के मुंह को सीधे भेद दिया। कुल मिलाकर लेफ्ट और राइट दोनों विंग्स अभी भी किसी तरह टिके हुए थे। हालांकि एक बूढ़ा और एक जवान दोनों को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। कोई भी पेट जो बहुत पास आकर अटैक करता उसे शील्ड से ब्लॉक करना पड़ता। आखिर उनमें सूपिंग जैसी एबिलिटी नहीं थी कि चुपके से घुसकर सीधे पेट वॉरियर्स को स्लैश कर दें। कभी कभी नंबर्स इतने ज्यादा हो जाते कि वो साफ तौर पर ओवरवेल्म्ड दिखते। तभी अचानक आसमान से एक ब्लैक क्लॉ उतरा, जला हुआ कोयला जैसा काला, डल और भारी, 2 शार्प बीक्स के साथ। उसने सीधे जुआन और चिन शाओशन की तरफ निशाना साधा और जमीन पर रौंद डाला। उन दोनों के सामने बस खून और मांस का मिला जुला ढेर बचा। ओह, मैं तो पलटकर अटैक करने ही वाला था, तुमने तो पहले ही छीन लिया। हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट जोर जोर से हंस पड़ा, बिल्कुल भी थका नहीं। उसकी पावर डरावनी थी, सिर्फ ऐसी डिफेंस नहीं जो हेवन लीनिंग सीट तक झेल ले, उसकी अटैक पावर भी सेम लेवल के एनिमीज को आसानी से क्रश कर सकती थी। अकेले खेलना, इसके सामने कौन टिक सकता था? लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ था। सूलिंग के पास सिर्फ पेट्स ही नहीं थे, उसके पास उसका प्यारा स्टूडेंट भी था। एक्सु क्वांग डार्क ड्रैगन हाउंड पर सवार होकर बैटलफील्ड में कूद पड़ा, चारों तरफ मौजूद मिसलेनियस लोगों को बॉम्बार्ड करता हुआ, अपनी जूनियर सिस्टर सूलिंग को प्रोटेक्ट करता हुआ, ताकि वो बेफिक्र होकर फाइट जारी रख सके। कई महीनों से एक्सु क्वांग और डार्क ड्रैगन हाउंड साथ साथ लड़ रहे थे। एक्सु क्वांग को पेट की हर स्ट्रेंथ और हर वीकनेस साफ पता थी, इसलिए पहला मूव उसने फेंका, थंडरस फियर्स किलिंग डोमेन। जो लोग यहाँ तक देख चुके हैं और भूल गए हैं उनके लिए याद दिला दूं, राउस फियर्स किलिंग डोमेन वो 77 ऑड डाउ ऑफ थंडर है जिसे सूपिंग ने डार्क ड्रैगन हाउंड के लिए एंग्रेव किया था उसके हेवनली ट्रिब्यूलेशन पार करने के बाद। सूपिंग के पास पेट्स के लिए सीधे डाउ ऑफ थंडर स्किल्स एंग्रेव करने की एबिलिटी थी, इसीलिए इस स्किल पर थंडर सिस्टम की गहरी छाप थी जो 10 मीटर रेडियस के अंदर मौजूद हर एनिमी को इलेक्ट्रीफाई कर देती थी। एक्सु क्वांग डार्क ड्रैगन हाउंड की पीठ पर सवार सीधे दुश्मन की उस फॉर्मेशन में घुस गया जो चींटियों की तरह घनी थी। उसने थंडरस फियर्स किलिंग डोमेन की शील्ड एक्टिवेट की। डिफेंस और अटैक दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हुए तेजी से सब कुछ स्वीप करता चला गया। डिफेंस और अटैक दोनों को साथ लेकर वो तेजी से पेट्स को स्वीप करता चला गया और जो भी उसके पैरों के नीचे आया वहीं मर गया। ये देखते ही तीनों बूढ़े पेट्रियार्क दांत पीसने लगे, भौहें सिकुड़ गईं, चेहरे पर साफ डिस्गस्ट झलक रहा था। चाहे क्वांटिटी हो या क्वालिटी, किसी भी मामले में वो उसके ओपोनेंट नहीं थे। और वो किड तो खुद लेजेंडरी लेवल था, मतलब ये लड़ाई तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसके सबऑर्डिनेट्स तक इतने डरावने थे, कमबख्त सच में साइड बदलने का मन करने लगा। ये लोग तो बस हवा का रुख देखकर चलने वाले थे। तभी अचानक यागन ने अपना पेट बाहर निकाला। नाम था ब्लड सकिंग ग्रेट डीमन। वो बिल्कुल मेन कैरेक्टर की तरह शानदार अंदाज में प्रकट हुआ। उसकी शेप काफी हद तक एक स्केलेटन जैसी थी, हाथ में एक रेड सोर्ड जिसे वो अपने चेहरे तक उठाए हुए था। वो यागन के पीछे खड़ा था, उसके आदेश का इंतजार करता हुआ। यागन ने ठंडी आवाज में कहा, ये बैटलफील्ड तुम्हारे लिए एक सैक्रिफाइस है, खून चूसो और ग्रो अप करो। इसका मतलब साफ था, जितने ज्यादा लोग आसपास मरेंगे उतना ही ज्यादा ये पेट फायदा उठाएगा। अब समझ आया कि यागन इतने समय से चुप क्यों था, कि पहले पायोनियर्स मर जाएं और फिर वो अकेले सारे फायदे समेट ले। कुछ ही देर में पूरी तरह नर्चर होने के बाद ब्लड सकिंग ग्रेट डीमन आकार में हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट से भी 10 टाइम्स बड़ा हो चुका था। हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट जो सभी स्पीशीज में सबसे विशाल बीस्ट्स में गिना जाता था, अब उस डीमन के सामने खड़ा होकर बस एक छोटा सा खिलौना लग रहा था। इससे साफ पता चलता था कि उस डीमन ने कितना ज्यादा ब्लड एंड फ्लैश अपने शरीर में समेट लिया था। चिन शाओशिन घबरा गया। इतने सारे रैंक 9 पावर हाउसेस को एब्जॉर्ब करना कोई छोटी बात नहीं थी। सूपिंग ने ये देखा और तुरंत आगे बढ़ा। उसके दिमाग में ख्याल आया, नो वंडर तुम ट्रूप्स के मरने की परवाह नहीं कर रहे थे, तुम इसी मूव का इंतजार कर रहे थे।
अब जब समझ आ गया तो भी बहुत देर हो चुकी है। साइज की बात करें तो सूपिंग कभी किसी से नहीं डरा था। उसने तुरंत डीमन सप्रेसिंग डिवाइन फिस्ट सेकंड फॉर्म सबड्यूइंग डीमंस का इस्तेमाल किया। एक पल में ही वो जानी पहचानी गोल्डन स्टैचू प्रकट हो गई। भीड़ कुछ समझ पाती उससे पहले ही ब्लड सकिंग ग्रेट डीमन एक जोरदार धमाके के साथ एक्सप्लोड हो गया। यांग भी चौंक गया। वो चिल्लाया, ये कैसी अजीब फॉर्मेशन है। दूसरी ओर सीन मून पर गया जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल थी। जमीन पर पड़ी हुई खांसते हुए उसने अपनी मेड से कहा, सीनियर बिंगोंग को जिस ब्लड सकिंग ग्रेट डीमन पर इतना गर्व था वो भी उस आदमी को नहीं हरा पाया। सिर्फ एक पंच में एक्सप्लोड हो गया और यहीं नहीं रुका। अगला स्लैश तो उसे 2 हिस्सों में काट ही देता। मून ने तुरंत अपनी साथी जीरू से कहा, जल्दी मुझे यहाँ से ले चलो। सीनियर बिंगोंग उससे नहीं जीत सकता। हमें एंड्योर करना होगा। किसी और दिन ताकत जमा करेंगे और फिर बदला लेने लौटेंगे। हाँ, भविष्य में हम सू पिंग से 100,000 टाइम्स ज्यादा कीमत वसूल करेंगे। मेड शाओ मून को सहारा देकर बाहर ले जाने लगी, लेकिन रास्ता पर्गेटोरी बैम्बू ड्रैगन बीस्ट के प्रोटेक्टिव बैरियर ने रोक लिया। डिवाइन आयरन वॉल सब कुछ ब्लॉक कर देता था। न कोई बाहर जा सकता था, न बाहर की दुनिया अंदर का हाल देख सकती थी, न ही कोई न्यूज बाहर निकल सकती थी। सूपिंग बोला, अब तुम में से कोई भी एस्केप नहीं कर सकता। उसके बोलते ही ब्लड सकिंग डीमन पेट कई टुकड़ों में कट गया। अप्रत्याशित रूप से वो टुकड़े सीधे मून और उसकी मेड शाऊ पर आ गिरे। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि डॉज करने का मौका तक नहीं मिला। बस एक जोरदार बैंग सुनाई दी और फिर जमीन पर पड़े थे उस पेट की विशाल बोन्स, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। इसी बीच जब डिवाइन आयरन वॉल बैरियर के अंदर लड़ाई चरम पर थी और स्टारी स्काई मेन सिटी का स्पेसशिप ब्लू स्टार के चारों ओर घूम रहा था, अंदर एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। स्टारी स्काई ऑर्गेनाइजेशन के करीब 10 हाई लेवल फिगर्स ऑर्डर्स मिलते ही तेजी से वहां पहुंच चुके थे। स्टारी स्काई के हेड की आवाज गूंजी, रिपोर्ट्स शुरू करो काउंसिल चेयरमैन। एक सदस्य बोला, चेयरमैन, वॉर किंग यांगे को छोड़कर स्टारी स्काई काउंसिल के सभी मेंबर्स पहुंच चुके हैं। वेरी गुड, एक काउंसिल मेंबर ने कहा। चेयरमैन, आपने हमें इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया? क्या एबिस सील फिर से लूसन हो रही है? नहीं, चेयरमैन ने कहा, मामला उतना सीरियस नहीं है। ड्रैगन राइडर और वॉर डीमन एक प्रॉस्परस स्टार को ट्रेनिंग के लिए लॉन्ग हैंग ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कोई उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल व्यक्ति उन्हें किल करना चाहता था। इसीलिए उन्होंने हेल्प सिग्नल भेजा। लॉन्ग हैंग तो बस एक छोटा सा बॉर्डर एरिया है, एक बुजुर्ग बोला। वहाँ ऐसा कोई कैसे हो सकता है जिससे ड्रैगन राइडर और वॉर डीमन भी न लड़ सकें? एग्जैक्टली, चेयरमैन ने सिर हिलाया। इसीलिए मैंने किंग स्लेइंग ऑर्डर अप्रूव किया और वॉर किंग को लीड करने दिया। एक प्रॉस्परस स्टार को नर्चर करना रिसोर्सेज खपत करता है, लेकिन इतना भी नहीं कि हमें पूरी काउंसिल बुलानी पड़े। ये बात सही नहीं लगती, एक और सदस्य बोला। अंडरवर्ल्ड किंग, उसके साथ 39 रैंक 9 पावर हाउसेज और ऊपर से हेवन लीनिंग सीट की अथॉरिटी। किंग स्लेइंग ऑर्डर किसी भी एनिमी को आसानी से सप्रेस कर सकता है। चेयरमैन ने गहरी सांस ली। कहना आसान है, जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसे देखने के बाद तुम खुद समझ जाओगे। उसने हाथ उठाया और एक क्लिप ओपन किया। याद रखो, ये सीन वो नहीं था जो स्टारी स्काई देख पा रहा था, बल्कि वो था जो सूपिंग ने उन्हें दिखाना चाहा। स्क्रीन पर दिखाई दिया स्टारी स्काई के 39 रैंक 9 एक्सपर्ट्स खुली आंखों के साथ मरे हुए, यांगे के लोग और उसके साथ खड़े कई पेट्रियार्क्स बंधे हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठे। इतना ही काउंसिल को चौंकाने के लिए काफी था, लेकिन असली शौक अभी बाकी था। नीचे वॉर पेट्स की लाशों का ढेर पहाड़ जितना ऊंचा। उस पहाड़ के ऊपर एक हल्की सी गोल्डन ग्लो और उसके बीच एक फिगर जो आराम से लाशों के ढेर पर बैठा हुआ था। क्या किसी को याद है जब सूपिंग पहली बार ट्रांसमाइग्रेट होकर थंडर रेल्म गया था, जब उसने जायंट सेंटिपीड्स और थंडर लाइट रैट्स से लड़ाई की थी? उस समय भी वो फियर्स बीस्ट कॉप्सेस के ढेर पर बैठा था। बस फर्क इतना था, उस वक्त वो जीवन मरण की लड़ाइयों के बाद हांफ रहा था, लेकिन इस बार वो बेहद कंफर्टेबल था। स्टारी स्काई के बुजुर्गों को उस पुरानी कहानी की जानकारी नहीं थी। वे बस यांगे को इतना ह्यूमिलिएटेड हालत में देखकर सन्न रह गए, और जिन लोगों ने किंग स्लेइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था वे सभी कब के मर चुके थे। ये कौन है? आखिर किसने स्टारी स्काई के खिलाफ एक्शन लिया? चेयरमैन ने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन की ओर इशारा किया। इमेज को जूम इन किया गया लाशों के ढेर के ऊपर बैठी उस फेंट गोल्डन फिगर पर। फिर उसने ऐलान किया, जिस व्यक्ति ने एक्शन लिया है वो एक यंग मैन है। उसका नाम है सूपिंग। व्हाइट टी शर्ट, विंड ब्रेकर, स्पोर्ट्स पैंट्स और शूज पहने हुए। स्क्रीन पर सूपिंग दिखा, शांत अहंकारी ढंग से बैठा हुआ, बिना एक शब्द बोले। काउंसिल के भीतर कोई बुदबुदाया, पता नहीं कब आखिरी बार हमने सूपिंग को खुद फाइट करते देखा था। अब तक वो सिर्फ बॉस बना बैठा था। आज आखिरकार उसे एक्शन में देखने का मौका मिला। काउंसिल मेंबर्स ने उनके पास भेजी गई इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखा। एक एक करके पढ़ा जाने लगा। नेम सूपिंग, एज 18 ईयर्स, अपने पियर्स के मुकाबले पेट वॉरियर टैलेंट, काफी देर से अवेकन हुआ,
लेकिन सीक्रेट रेल्म्स और लॉन्ग हैंग में धीरे धीरे अपने टाइटल्स की पावर दिखाने लगा। उससे पहले वो सेंटर में एक पेट स्टोर चलाता था। वेट, एक बुजुर्ग चौंक पड़ा। इतनी कम उम्र में ये ऑलरेडी टाइटल लेवल पर पहुंच गया? हाँ, किसी ने जवाब दिया। यही वो बात है जिस पर चेयरमैन ने शुरू में सूपिंग की फाइल रिव्यू करते समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसीलिए उन्होंने हमें वो वीडियोस देखने के लिए दी ताकि कंफर्म किया जा सके कि उसकी स्किल्स सच में इतनी हाई लेवल हैं या नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिवाइन आयरन वॉल की वजह से सीन के डिटेल्स ऑब्जर्व ही नहीं हो पाए। एक काउंसिल मेंबर ने पूछा, तो आप कहना चाहते हैं कि उसने जानबूझकर अपनी स्ट्रेंथ छुपाई? नहीं, दूसरे ने सिर हिलाया। मुझे शक है कि उसके पीछे कोई लेजेंडरी पावर हाउस है। लेजेंडरी पावर हाउस? कई लोग हंस पड़े। इम्पॉसिबल। ऐसे छोटे बॉर्डर सिटी में जहां रिसोर्सेज तक अब्सॉर्ब नहीं होते, कोई लेजेंडरी वहां जाना भी नहीं चाहेगा। तो उसे प्रोटेक्ट करने कोई लेजेंडरी क्यों जाएगा? एक बुजुर्ग ने कहा, मेरे इंटेलिजेंस नेटवर्क के अनुसार युएन लिंगलू का केपेबल सबऑर्डिनेट दाओजान उसके काफी करीब है। सूपिंग ने तो खुलकर अपने स्टोर में दाओजान के साथ अपनी फोटो तक टांग रखी है। दाओजान? एक आवाज धीमी पड़ गई। वही डाओ जो लेजेंडरी लेवल से नीचे नंबर 1 माना जाता है। एग्जैक्टली। अगर कोई रिलेशन या इनसाइड स्टोरी ना हो तो कोई भी डाओ का नाम इस्तेमाल करके बिजनेस करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगले ही दिन उसकी लाश सड़क पर पड़ी मिलती तो ये रीजनेबल है कि युएन लिंगलू और सूपिंग का रिलेशन ऑर्डिनरी नहीं है। हाँ, मान लेते हैं कि इस बार युएन लिंगलू ने खुद इंटरवीन करके उसे बचाया। एक काउंसिल मेंबर ने गंभीर आवाज में पूछा, काउंसिल चेयरमैन, अब जबकि वॉर किंग सूपिंग के हाथों में है, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम दूसरे क्षेत्रों से ट्रूप्स इकट्ठा करें? चेयरमैन ने हाथ उठाया। नो नीड। भले ही हमारा स्टारी स्काई लेजेंडरी पावर हाउस डिफीटेड हुआ हो, लेकिन हमारे कनेक्शंस, हमारी पावर और किंग स्लेइंग ऑर्डर की स्ट्रेंथ के सहारे हम भी युएन लिंगलू जैसे लेजेंडरी ऑर्गेनाइजेशंस खड़े कर सकते हैं। लेजेंडरी लेवल्स के बीच सीधी लड़ाई सिर्फ दूसरे कॉन्टिनेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस को फायदा पहुंचाएगी। ये एक बड़ा टैबू है। युएन लिंगलू भी ये बात समझता है, इसीलिए उसने वॉर किंग को मारा नहीं, नेगोशिएशन का रास्ता छोड़ा। प्लस ट्रबल सबसे पहले हमारे प्रॉस्परस स्टार ने ही शुरू किया था। अगर हम और हंगामा करेंगे और गवर्नमेंट ने हमें रेक्टिफाई किया तो उस ह्यूमिलिएशन को हम कैसे सह पाएंगे? कुछ जूनियर्स की वजह से स्टारी स्काई की इमेज खराब मत होने दो। इन्फॉर्मेशन सप्रेस करो। जैसा अनाउंस किया गया था कि कंपटीशन के दौरान एक बीस्ट टाइड ने अटैक किया। स्टारी स्काई समय पर आगे आया रेस्क्यू के लिए, लेकिन कुछ ऑफिशियल्स और सिविलियंस अनफॉर्चुनेटली पेरिश हो गए। अंडरस्टूड। एक ने पूछा, तो क्या हमें युएन लिंगलू या सूपिंग से वॉर किंग को रिलीज करने के लिए अपोलोजाइज करनी चाहिए? अपोलोजाइज? चेयरमैन की आंखें ठंडी हो गईं। उन्होंने मेरी मेन फोर्स मार दी। किसी भी एंगल से देखें ये हद से ज्यादा है। मैं क्यों इतना हम्बल बनूं? ये मैटर मैं पर्सनली हैंडल करूंगा। स्टारी स्काई अब भी एरिया 16 की टॉप ऑर्गेनाइजेशन है। एक सूपिंग क्या चीज है? यहाँ तक कि युएन लिंगलू को भी हमें कुछ फेस देना पड़ेगा। सीन फिर से स्विच होता है।